नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास कार्यक्रम 2024 रण की कश्मकश में। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में मिली जीत से जहां भारतीय जनता पार्टी जोश में है, वहीं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को भी अच्छे खासे मिले वोटों ने बहुजन समाज पार्टी में भी मानो जान डालकर रख दी हो। मायावती ने भी दलित मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी गणित लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि सपा और कांग्रेस सहित अन्य दल बीएसपी की खामोशी को ईडी का डर बताकर लगातार निशाना भी साधते रहे। फिलहाल बसपा ने अपनी ओवरहॉलिंग हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से ही शुरू कर दी थी। अब एक बार फिर पार्टी अपने कुछ बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक बुलाई। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मायावती लगातार पार्टी की स्थितियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस क्रम में कुछ नेता बाहर किए जा सकते हैं। प्रदेश कोऑर्डिनेटरों के साथ मुख्य मंडल प्रभारियों को इसमें बुलाया गया है। मायावती मौजूदा समय ऑर्डर के नेताओं को अधिक महत्व दे रही हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। बैठक में नवंबर में होने वाले निकाय चुनाव और मिशन 2024 की रणनीति पर भी चर्चा होगी। एक बात तो तय है, बहुजन समाज पार्टी के अपने दलित वोट बैंक में भी भाजपा ने सेंधमारी कर दी है। असली लड़ाई अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम और बैंकों को लेकर, जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको लेकर घमासान मचेगा। उपचुनाव में हार के बाद सपा अध्यक्ष अब राजभर के निशाने पर हैं। ओपी राजभर ने कहा कि दलितों के हित में बसपा, सपा और अन्य सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 2024 में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव में 80 सीट में से 60 सीट पर स्वयं और 20 सीट पर सहयोगी दलों को चुनाव लड़ाना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनावों में भाजपा को दोनों सीटों पर मिली जीत के बाद भाजपा ने नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी रणनीति के तहत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का दावा किया। योगी आदित्यनाथ ने यह दावा तब किया है जब उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा के उपचुनाव की दोनों सीटें भाजपा की झोली में आ गई। आज हम सभी दलों की सियासी गतिविधियों की चर्चा करेंगे और चुनावी रणनीति का आकलन करेंगे। तो समझना होगा कि ये जो 2024 रण की कश्मकश सपा गठबंधन के सहयोगी ओपी राजभर के जो बिगड़े बोल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। और चूंकि पिता मुलायम सिंह यादव के दम पर अखिलेश यादव सीएम बने थे लेकिन उस सीट को नहीं बचा पाए, किस वजह से, उसके कारण क्या रहे और ये आने वाले 2024 के चुनाव पर किस तरह से असर डालेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि अपने जो सहयोगी दल हैं उनसे जिस तरह की परिस्थितियां और जिस तरह के आरोप लगते नजर आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं आज जरूर समाजवादी पार्टी होगी। राजभर ने सपा बसपा गठबंधन की मांग भी की, यानी कि इशारा किया कि अगर एक हो जाते हैं तो 2024 के परिणाम बदले हुए नजर आएंगे। बसपा की चुनावी बैठक भी हुई और बसपा ने ये ठान लिया है, एक बार फिर से रिचार्ज होती नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि जिस तरह से गुड्डू जमाली को जो वोट प्रतिशत मिला है और जो वोटों की तादाद है मिली है, उससे एक नया समीकरण तैयार किया जा सकता है। और अगर गंभीरता से इस पर उनके अपने नेता जमीनी स्तर पर काम करते हैं तो तस्वीर कुछ और होगी। तो 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय खेरा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी। भुवन जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। दयाराम भार्गव, प्रवक्ता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जोश बन रहा है इसको समझना होगा। सुरेश चंद नेता बीएसपी हमारे साथ जैसे जुड़ेंगे, हम उनसे भी हम इस बात पर चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि हमेशा यही रहता कि जब रणनीति तैयार होती है तो वर्तमान समय में जिस तरह की स्थिति बनती है उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से जोश में नजर आ रही है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को खतरे का संकेत दे रही है कि आप जरा हमसे भी संभल के रहें, क्योंकि हम भी दूर कहीं नहीं है। इसकी हम एक तस्वीर साफ करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। विजय खेरा जी से हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। विजय खेरा जी, बैठक गंभीरता से अब मायावती लेती नजर आ रही हैं। गुड्डू जमाली को जो वोट मिला है
उससे बेहद जोश में बहुजन समाज पार्टी नजर आ रही है। आपके लिए खतरे के संकेत हो सकते हैं 2024 में, ऐसा लगता है आपको? हमको तो कहीं से कोई खतरे के संकेत दिख ही नहीं रहे, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी नहीं दिख रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से ये 2 सीटें आई हैं, और ऐसे माहौल में आई हैं कि जबकि एक सीट पर तो रामपुर पर लड़ी नहीं रही थी दूसरी पार्टियां जो इनको समर्थन दे सकती थी, तो इनके अंदाजा था कि इनको वो वोट भी मिल जाएंगे रामपुर की सीट पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात, ये यादव एमवाई वाला जो समीकरण है मुस्लिम्स वाला, वो समीकरण पूरी तरह से टूट चुका है। जैसा अभी आप बता रहे थे, 2,52,000 वोट मिलना बहुजन समाज पार्टी को अपने आप में ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो चुका है कि अब मुसलमानों का मोह समाजवादी पार्टी से भंग हो चुका है। इसकी शुरुआत यही से नहीं है जी। जब विधानसभा में गए थे आजम खान जी, तो उन्होंने हलो तक नहीं की थी अपने नेता से, अखिलेश सिंह जी से, और उसके बाद उनके प्रवक्ता ने यह भी बोला था कि उनको नेग्लेक्ट किया गया है जब वो बीमार थे या जेल में थे, तो वो तो वहीं तय हो गया था। बाकी की बची खुची कसर इस चुनाव ने पूरी कर दी। अब इन लोगों का क्या था, ये दोनों पार्टियां सिर्फ एक ही सिस्टम पे चुनाव लड़ती हैं। नहीं, कई बार ऐसा हुआ, जैसे कि आपने कहा कि हम मजबूत स्थिति में और हमें इस बात का भय नहीं है, कई बार कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। उसका एक जो उदाहरण है वो फूलपुर और गोरखपुर में मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को, उससे सीख लेते हुए यहाँ आगे बढ़ी, तो आगे ऐसा ना हो। नहीं, अब ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, हम 365 दिन काम करते हैं। हमने चुनाव लड़ना, वही विकास नंबर 1 और नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व, ये 2 चीजें हमारे लिए काफी हैं। पर इन लोगों को, जो दूसरी पार्टीज हैं, इनका एक सिस्टम बना हुआ है कि एक वोट बैंक बनाना हमें, चाहे जाति का हो चाहे धर्म का हो। अब वो वोट बैंक टूट गया है। दलित वोट बैंक तो इसलिए टूट गया कि हमने राष्ट्रपति पहले दलित बनाया, अब आदिवासी बनाया हमने। एक तो ये बात। दूसरी, जब भी हम जाते हैं हम समानता से जाते हैं, चाहे किसी धर्म का हो किसी जाति का हो। और इनका जो सिस्टम था कि हमको फलानी जाति या धर्म के वोट मिल जाए, वही इनकी बुनियाद थी। जब वो उस तरफ चले जाते हैं तो ये मिट जाते हैं, जब इस तरफ चले जाते हैं तो वो मिट जाते हैं। अब ये दोनों वोट हम लोगों ने खींच लिए हैं। अब हमारे नेतृत्व और विकास को देख के और हमारी क्षमता की नीति देख के वोट आ रहा हमारे पास। अब ये कह रहे थे आजम खां, एक सुनने वाली बात है कि 900 वोट जहां मुसलमानों के थे वहां उनको वोट नहीं मिला, बिल्कुल, ये उनका कहना था। तो ये कह रहे थे ऐसा कैसे हो चुकता है, चुनाव आयोग ने कर दिया, हमने कर दिया, मतलब कुछ और आरोप लगा रहे थे। सच तो ये है, वो मुसलमान जिनको तुमने सताया था वो मुखर हो गए हैं। जो दबे हुए थे, जिनकी जमीनें पे तुमने कब्जा की थी और मुआवजा उनके पैसे नहीं दिए, औने पौने भाव में उठा ली थी, अब वो मुसलमान खुद आजम खां के खिलाफ हैं। भुवन जोशी जी, ये बहुत गंभीर बात कही उन्होंने कि जिन समीकरण पर आप बैठे थे बड़े कॉन्फिडेंट होकर, वो समीकरण आपका बिगड़ गया। दूसरी बात, उन्होंने नीति और नियत की बात करी, यानी उनकी जो रणनीति थी, हर चुनाव को उन्होंने गंभीरता से लिया और वो मेहनत करते हैं चुनाव में। घर में बैठ के चुनाव नहीं लड़ते कि बस हम आएंगे ही नहीं। शायद अखिलेश यादव की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं और आपके नेताओं की तरफ कि जितना सक्रिय होना चाहिए था उतने आप लोग नहीं हुए। उसका रिजल्ट ये रहा कि जिस तरह का वोट प्रतिशत और वोट बहुजन समाज पार्टी को गया, उससे ये आपके लिए एक सीख भी है। 2-3 बातें कही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी है विजय जी, उनको थोड़ा सुधार कराना चाहूंगा। और सुधार इस बात का कराना चाहूंगा, जो वो वृत्तांत आजमगढ़ करके कह रहे थे, वो राजपुर का उदाहरण था। जो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे 900 वोट पड़ते थे, उनको थोड़ा सा अपना सुधार कर देना, क्योंकि देश एक जगह 500 का, एक जगह 900 का। आजम खां को सुना है, बाकी आप जो मर्जी बोलिए। उनका कहना है मतलब आप लोग अगर मेहनत करते तो शायद परिणाम कुछ और होते हैं। बनस्पत वो लोग मेहनत पे भरोसा करते हैं और विश्वास पे भरोसा करते हैं। इस विषय से शुरुआत कर रहा हूँ। एक गंभीर चैलेंज है और पूरा देश और विश्व, हमारे युवा जो विद्यार्थी हैं वो भी इसको देखते हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाए। कोई भी बात हो, कहीं हद तक त्रुटि हो, विजय जी हमारे बड़े भाई है, हमें सुधार करते कोई लंबी चौड़ा विषय। अब आ जाते हैं राजनीतिक विषय में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर से हमारा वोट बैंक कम नहीं हुआ है। हमें जो आगे लड़ाई लड़नी है, हमारे अलायंस को जो आगे लड़ाई लड़नी है, भारतीय जनता पार्टी प्लस बीएसपी प्लस पीस पार्टी प्लस एएमआईएम प्लस इनका शासन प्रशासन प्लस इनका बैड एलिमेंट, इनके खिलाफ चुनाव लड़ा। जिस तरह से इन्होंने अपनी हदगर्मिता करके हमारे पहले वाले जो कैंडिडेट थे, आप
आजमगढ़ में मैं कहना चाहता हूँ उनका पर्चा रद्द कराने की कोशिश करी, तो निश्चित तौर पे आपको कहना चाहता हूँ ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ने वाली है और ये लड़ाई को हम जीतेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीतेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ वोट बैंक हम समाजवादी पार्टी का कहीं नहीं रहा है और एक पार्टी की रणनीति होती है। पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को नागपुर और आजमगढ़ की जनता पे पूर्ण विश्वास था और वो विश्वास आज भी बना हुआ है। निश्चित तौर पे नहीं, आपके अपने सहयोगी दलों का विश्वास कहाँ बना हुआ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ ओपी राजभर जिस तरह की बातें कह रहे हैं और पहले भी कहते रहे कि अखिलेश यादव को थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, तो वो इस ओर इशारा कि आपके सहयोगी दल भी तो कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में जा रहे हैं। वो इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को बाहर निकलना चाहिए था, वो तो दिखाई नहीं पड़े। देखिए जो प्रोटोकॉल है हमारी जो समाजवादी पार्टी का, उसमें केवल मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख सकता हूँ। उनके पक्ष रखने के लिए या तो राजभर साहब है या हमारे छोटे भाई यहाँ पर बैठे हुए वो अपना पक्ष रखेंगे। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ चुनौती बड़ी है। चुनौती इस तरह से है कि जो अनैतिक गठबंधन, हमारा भी बसपा से गठबंधन हुआ था, लेकिन वो नैतिक गठबंधन था, हमने इसकी घोषणा करी थी बकायदा। लेकिन ये लोग नहीं भुवन जोशी जी, हमारा सवाल वही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाए थे कि भाई आपके जो मुखिया वो तो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, जिस वजह से कार्यकर्ताओं का जोश कम हो गया, जो वोटर निकलना चाहिए तो वो बाहर नहीं निकला, और वही बात राजभर कह रहे हैं, तो वो कहना है इशारा कर रहे हैं ना कि कमी कहाँ रही है। देखिए राजभर जी क्या कह रहे हैं ये विषय है। धर्मेंद्र यादव जी जो हमारे प्रत्याशी थे उन्होंने स्पष्ट जब वो चुनाव हार गए तो उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि माननीय अखिलेश यादव जी की वजह से मैं चुनाव लड़ पाया, माननीय अखिलेश यादव जी का जो सहयोग मुझे प्राप्त हुआ इसकी वजह से मैं चुनाव लड़ पाया। ये मेरा बयान नहीं है, ये माननीय धर्मेंद्र यादव। और जब ये कैंडिडेट इस तरह की बात कर देता है तो अन्य बातों के लिए तो धर्मेंद्र यादव ने तो ये भी कहा ना कि उन्होंने जिस मंशा से हमें भेजा होगा निश्चित तौर पर हमने वहां पर काम किया, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं दो बातें निकलती है ना। देखिए मैं कहना चाहता हूँ हमारा पहले जो कैडेट थे वो जो हमारे शहीद कर दिया उनको, मतलब वहां पर पूर्व सांसद भी वहां पर रहे हैं, उनके बेटे को टिकट हुआ था, पूरे देश और प्रदेश जानते हैं। हमारे यहाँ कुछ हाइड होके नहीं होता, हम लोग जनता को धोखा देके कोई काम नहीं करते। माननीय अखिलेश यादव जी जो करते हैं वो सार्वजनिक जीवन में भी और या व्यक्ति एजेंट खुल के करते हैं। ऐसा नहीं कि वो हाइड कुछ करें, अगर उन्होंने मायावती जी से गठबंधन करा तो खुल के करा। ऐसा नहीं कि आज आप अनैतिक गठबंधन किसी को डरा के धमका के अपना गठबंधन कर लो। और जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ 2022 के चुनाव में भी क्लियर हो चुका है, राष्ट्रपति के शासन में भी, राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्लियर हो चुका है और इस उपचुनाव में पूरी कलई बहुजन समाज पार्टी की खुल गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर टिकट दे रही है। और एक स्ट्रिंग भी इसमें आप 2022 के चुनाव में हुआ था, जब ये हुआ था कि 300 टिकट भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देने हैं। ये डील वो पूरे देश और प्रदेश में देखा है। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव का जो वीडियो आया था भुवन जी, उस पर बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी कि हम जाएंगे जनता के बीच में, कहाँ कमी रह गई, तो उस कमी की ओर अगर कोई इशारा करता तो उस पर अमल करना जरूरी हो जाता है, बजाय दूसरों की कमियां गिनाने के अपनी तरफ ये देखना होता है कि हमसे कमी कहाँ कहाँ छूटी है। खैर हम आपके पास आते हैं, दयाराम जी से भी हम सवाल ले लेते हैं क्योंकि आपने कहा कि ये उनका मैटर है। दयाराम भार्गव जी, ओपी राजभर क्या ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जिस डाल पर बैठे उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं रविंद्र भाई, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी बेबाकी से सच्चाई की बात रखते हैं। तो सच्चाई की बात तो प्लेटफॉर्म पर वहां रखनी चाहिए, अंदर बैठकर। आप मीडिया में आकर अगर अपनी पार्टी को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो इससे तो आपकी पार्टी कमजोरी होगी ना। जी नहीं, सच्चाई को अगर कहना बगावत है तो बागिए हम लोग होते हैं। दरअसल हम गठबंधन धर्म में हैं। हाँ। जब हमारे नेताजी, हमारे 324 कार्यकर्ता रामपुर के लोकसभा में 324 राष्ट्रीय नेता से लेकर के सभी लोग लगे थे। हम 20-21 दिन तैयारी किए और हर उस बूथ पे जाकर के हमने जगाने और बताने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो खामियां रही, जो 85 से वोट कम मिले आजमगढ़ में, उसका मेन मकसद ये रहा कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हमारे भाई बैठे हैं, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ चुनाव में स्वयं मौजूद था। मैंने देखा समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े जो नेता है वो यादव बहुल में चले गए, किसी गांव में एक जगह बैठ करके चाय पानी किया, धूप बहुत था, गर्मी बहुत था, वो आगे निकले नहीं। हमें सर्व समाज में जाना चाहिए था, सबका सहयोग लेना चाहिए था। और एक और बताऊं, वोटर कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच ना पा करके असहज महसूस किया है। रविंद्र भाई, ये सच्चाई को हम छुपा नहीं रहे हैं, आज हम फिर बता रहे हैं। तो अगर 2024 का हमें चुनाव जीतना है, भारतीय जनता पार्टी से खिलना है, तो चाहे सपा हो, बसपा हो या हमारी पार्टी हो, एक साथ आके चुनाव लड़े, तब जाके हमें आगे की कार्रवाई जो
हम कर पा रहे हैं। तो आप किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं? मैंने बताया ना, देखिए ये हम बता रहे हैं। आज बसपा किससे लड़ाई लड़ रही है? भाजपा से। समाजवादी किससे लड़ाई लड़ रही है? भाजपा से। हम किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? भाजपा से। तो नीतियां किसकी है? भाजपा के खिलाफ ही तो नीतियां हमारी है। भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लूट है, बलात्कार है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, चिकित्सा बिल्कुल खत्म है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है, गांव गरीब किसान। ठीक है, इंडिकेशन समाजवादी पार्टी के लिए और सच्चाई कहने में कोई कोताही बरतनी नहीं चाहिए, ये कहना है सुहेलदेव पार्टी के दयाराम भार्गव का। लेकिन ओपी राजभर अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान कहां पर हुआ? और साथ ही साथ 2024 की तरफ भी इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए नजर आए कि अगर सपा बसपा सहित अन्य दल मिल जाएं तो 2024 में नजारा बदल सकता है। भुवन जोशी जी बहुत सीधी सी बात कही, उन्होंने कहा कि हम बार बार इस तरह की बातें कहते रहे हैं, लोग कमरों से बाहर नहीं निकल रहे। एक एग्जाम्पल दिया कमलनाथ का उन्होंने कि किस तरह की स्थिति उनके सामने बनी, तो कार्यकर्ताओं में जोश कैसे बनेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक बार फिर से इंडिकेशन दिया है, इशारा किया है कि अगर दलित वोट बैंक और बाकी दल मिल जाते हैं, बाकी वोट प्रतिशत मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर 2024 की जो तस्वीर है वो बदल सकती है। एक बार फिर से गठबंधन की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं क्या? और क्या ये ऐसा संभव है जब आप पिछले चुनाव में जोर का झटका खा चुके हैं तो बीएसपी से? मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का लगातार हम देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर या जिसे आप अनैतिक गठबंधन, कुछ भी शब्दों में आप कह सकते हैं, तो हमें नहीं लगता इस दिशा में कोई काम होने वाला है। निश्चित तौर पे हम लोग जो अपना दलित समाज है उसके लिए उसको जोड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करेंगे। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का एक स्पष्ट दृष्टिकोण है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी का एक ऐसा चेहरा है जो जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं, और निश्चित तौर पर लोग जुड़ेंगे। वोट परसेंटेज हमारा कहीं नहीं जाए दोनों चुनाव में। निश्चित तौर पर जो कमियां रहेंगी, जो हमारे, मैंने बताया ना, बहुत सारी लड़ाई लड़ने का काम। नहीं, क्या फिर से गठबंधन की तरफ इशारा कर रहा हूं, ऐसा संभव है आपके लिए? जबकि लगातार जो बीएसपी है, कभी कभी ये सवाल उठते रहे हैं कि बीएसपी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है, और वो साफ कह भी रही हैं, आप उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे गठबंधन करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे कैसे जीतेंगे आप 2024 को? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का ऐसा कोई बयान नहीं है, ना इस तरह का हमारा भी हम जिस तरह का उनका व्यवहार देख पा रहे हैं, आचार विचार देख पा रहे हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही है, निश्चित तौर पे कोई इस तरह का भाव नहीं बन पा रहा है। तो जिस तरह की एकजुटता आप लोग राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिखा रहे थे, सारे के सारे दल एक साथ हो रहे थे, 2024 में वैसे एक साथ नजर नहीं आएंगे? मैं बोलना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि छोटी छोटी पार्टियां मिलकर हमें सहयोग करने का काम करेंगे। हम उनका जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी का स्वभाव है, वो सभी के लिए काम करते हैं, सभी को साथ लेके चलते हैं। और निश्चित तौर पे हम ये कहना चाहते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो हमारे साथी हो सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने का काम कर रहे हैं, उनको हम किसी तरह से उनको साथ लेने के बारे में सोचिए। जी बिल्कुल। विजय खेरा जी, 2024 की राह सच में आसान है आपके लिए? क्योंकि बहुत सारे विरोधी दल लगातार ही इस बात के लिए बोलते रहे आपको कि जो बड़े मुद्दे हैं उन पर आप बोलने की प्रयास नहीं करते हैं। बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो, विकास की बात हो, दावे हैं लेकिन खोखले साबित होते नजर आते हैं। इन्होंने कर तो लिया सब, क्या कर दिया? दावे गलत थे, ने चिल्ला तो लिया जितना चिल्लाना था, हर बार तो हार जा रहा है। तो जनता तो बता रही कि दावे सही किसके हैं, उस पर क्या बहस करना है। बहस तो आप इस पे करिए कि आपके मित्र हैं, जब वो आपको भरे बाजार में, दंगा तो क्या बोलूं, भरे बाजार में आपको बदनाम कर रहे हैं कि आप एसी में बैठे रहते हैं, बकर से नहीं मिलते, जनता से नहीं मिलते। और ये तो इतना तो हम ही नहीं कर पाए उनके खिलाफ। जो सुभाष सपा ने कर दिया कल्याण इनका, वो तो पूरा कल्याण ही कर दिया ना इनके पार्टनर ने, दोस्त ने। यानी खुलेआम ये कहना कि नेताजी एसी में बैठे रहते हैं, जनता से नहीं मिलते हैं, इससे बड़ा चार्ज और क्या हो सकता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं एक बड़ी लड़ाई है, चूंकि यहाँ पर 2024 तक जाएंगे तो जनता के बीच ये बताएंगे कि किस तरह से जो प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं उनका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, कई जगह पर्चा जब भरने नहीं देते हैं, इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। तो इस तरह से तो कोई भी चुनाव जीत सकता है। आरोप लगाना इनका काम है, क्योंकि इनको हारना है। अभी से शुरू कर देंगे, अभी देखना 4-6 महीने निकलने दीजिए, कभी मशीन, कभी कमिश्नर, कभी डीएम, कभी एसपी, कुछ नहीं छोड़ेंगे।
हार सब जगह जाए, जब जीतते हैं तो चुपचाप बैठे रहेंगे। जैसे ही करछल में जीत गए ठीक। तब इनको नहीं लगा ठीक कि है, कोई गड़बड़ी हुई है। दयाराम जी, आगे बताइए, दयाराम जी जातिवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दयाराम जी। जातिवाद की राजनीति की बात कर रहे हैं, हमारे नहीं भाई करते। विजय खेरा जी जो कह रहे हैं, जब हम इनके साथ में थे, ओम प्रकाश राजभर जब बोलते थे कि योगी सरकार में थाने चौकी में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ में, वंचितों के साथ में अन्याय हो रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी के साथी कहते हैं कि राजभर बहुत बोलते हैं। राजभर जी सच्चाई बोलते हैं। जब राजभर जी ने ये प्रस्ताव रखा था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज भी दस्तकीन में पड़ा हुआ है, क्या नाम है रविंद्र जी। भाई, उसकी चर्चा नहीं करते। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का हालात जो है बद से बदतर है। आप बताइए, यही मोदी जी है, योगी जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। जी। विजय खेरा जी बैठे अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, 2022 गुजरने वाला है, किसानों की आय दुगना होगी क्या? आपने कहा था हम महंगाई कम कर देंगे, आज कम से कम महंगाई 40 साल पीछे चला गया है महंगाई। ठीक है, भुवन जोशी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। नौकरियों का ठीक है, ठीक है, भुवन जोशी जी। आपने नौकरियों का सत्यानाश। ठीक है दयाराम जी, दयाराम जी एक नौकरी- मिनट, दयाराम जी समय कम है, 1 मिनट समय कम है। भुवन जोशी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। भुवन जी। देखिए, अमित शाह कहता है सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का काम कोई कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और मैं निश्चित तौर पे कर रहा हूँ, क्योंकि माननीय योगी जी के द्वारा जो हेट पॉलिटिक्स एक सौहार्द जो उत्तर प्रदेश का खराब कर दिया है, जहाँ जहाँ भी अप्रिय घटनाएं घटते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां पर जाकर मरहम आप जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जाएंगे? मैं इसके बस एक विषय, इसके साथ साथ आप देखिए, हम लोग सत्ता में नहीं, लेकिन पार्टी स्तर पर भी माननीय अखिलेश यादव जी ने लोगों को मदद करने का काम करा है। ठीक है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को की नीतियों के खिलाफ है, उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ एक साथ है, साथ रहे। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात भुवन जोशी जी ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह की रणनीति वो अपनाते हैं, उनके बड़े बड़े नेता वहां पर जाते हैं, वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। ये उन्होंने साफ बात कही। आप आरोप प्रत्यारोप, वो कह रहे हैं कि आप कितने भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता का जो वोट बैंक मिल रहा है वो उनको ही मिल रहा है। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी बात रखी और 2024 की तस्वीर को साफ करने की कोशिश भी की कि आप किन चीज़ों को लेकर अपने ऊपर मंथन करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आरोप ही लगाते रहना तो अपनी तरफ मंथन कैसे हो सकता है? जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ है। और ये कहावत बहुत गंभीर भी है और ये एक संदेश भी आपको देती है कि कम से कम आप अपनी कमियां तो देखिए। और ओपी राजभर ने जिस तरह का बयान दिया है, सुहेलदेव पार्टी ने ये साफ कहा, दयाराम ये कह रहे हैं कि हम सच्चाई बोलते हैं, किसी को कड़वी लगे या मीठी लगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिनके पक्ष में होते हैं उनको अच्छा लगता है, जिनके पक्ष में नहीं होते उनको बात खराब लगती है। और वो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का संकेत दे चुके हैं और समाजवादी पार्टी को भी बार बार चेता रहे हैं कि आपको कहां कहां मंथन करना है। और इसके लिए कमलनाथ का एग्जाम्पल दिया कि कांग्रेस के लीडर क्या कर रहे थे वहां पर। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निश्चिंत नजर आ रही, क्योंकि उनका कहना है कि हम शांत नहीं बैठते हैं, हम पहले से ही तैयारियां शुरू करते हैं और उसका ही ये परिणाम है कि जनता हमें बार बार चुनकर भेजती है। हमारी नीति भी सही है, हमारी नीयत भी साफ है और इसी के साथ हम 2024 के चुनाव में जाएंगे। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।